राधे राधे, जय श्री राधे। हम लोग देख रहे थे फिजिक्स क्लास 10th में एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स नहीं बोल सकते इसे ना, डिटेल ही नोट। और इसमें हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश का परिवर्तन, है ना। फिर प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त, प्रकाश के किरण पुंज पढ़ लिए थे, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। एक बार हम इसे रिकॉल करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, जिन भी साथियों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है 8873786113, उस पर आप व्हाट्सअप करके, है ना, इस पीडीएफ को और अन्य विषय के पीडीएफ को, क्लास नोट्स को आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश जानते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आगे के 10 मिनट में ज़्यादा टाइम नहीं देते क्योंकि ये बातें हो चुकी है, तो हम ऐसे ही पढ़ के आगे बढ़ते रहते हैं। हे राधे। प्रकाश स्रोत, देखिए प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लंटेन, दिया आदि, ये सभी प्रकाश का स्रोत हुआ है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसा नाम वैसा काम। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि, ये सारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है। साथियों, आवाज़ कैसा है आप ज़रूर बताइएगा। आवाज़ में इको उको तो नहीं हो रहा है? अगर होगा तो इसको भी समाधान किया जाएगा। अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक आदि। प्रकाश किरण, एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश किरण पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। वन लाइनर में पूछा जाएगा किरण पुंज क्या है, तो याद रखेंगे किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। ये है अपसारी किरण पुंज, समानांतर और अभिसारी। अपसारी, समानांतर और अभिसारी, एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। ठंडा और गर्म हो जा रहा है ना, मौसम गर्मी भी है, ठंडा भी हो रहा है, तो गला जो है ना खराब हो जा रहा है। देखेंगे अपसारी किरण पुंज, फिर समानांतर, फिर अभिसारी। ये अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ये लिखकर इसके बाद आप ये चित्र बना लीजिएगा यहीं पे ना, कि कैसे ये फैल रही है, अपसारी, है ना। समानांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको लिखने की और याद करने की जरूरत नहीं है, देख लेने मात्र से बहुत कुछ याद हो जाएगा। अभी सारी किरण पुंज, जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभी सारी किरण पुंज कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे, है ना, होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ, है ना। जैसे कांच, पानी, हवा आदि। नेक्स्ट है पारभासी पदार्थ, है ना। पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, रक्त,
दूध, चर्म, आँख, पलक आदि। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की प्लेट आदि। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब ये आगे भी थोड़ा सा पढ़े थे। जैसे कि प्रकाश का परिवर्तन, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को या लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। किरण आरेख, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। ठीक है, ये एक समतल दर्पण है। हाँ? यहाँ से ऐसे रंगा हुआ है। आपतित किरण आ रही है और यहाँ से टकरा के परावर्तित किरण हो रही है ना। इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब इसको बोलते हैं आपतन कोण, यह है परावर्तन कोण। कोण आई बराबर कोण आर होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी चित्र को देखते हुए ये सारे बातें आप लिख सकते हैं। आपतित किरण, इसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में AO क्या है? आपतित किरण है। परावर्तित किरण, तो जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में OB क्या है? परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे वो आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में O आपतन बिंदु है। अभिलंब यानी नॉर्मल, किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे कि चित्र में ON अभिलंब है। आपतन कोण, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। चित्र में कोण NOA आई आपतन कोण है। आप इसे पहले चित्र बना लीजिएगा, फिर बारी बारी से इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र में देखेंगे कोण NOB जो कि आर के बराबर यानी आई कोण आर के बराबर होता है। ये बातें आप लिख सकते हैं, बस ऐसे ही जानने के लिए है। आप जानते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे हम लोग और कभी पढ़ेंगे, कहीं नहीं जाइएगा। अब जो है प्रकाश के परावर्तन, 2 मिनट। ये दुख भंजन मारुतम। ठीक है, चलिए तो अब हमको देखना है प्रकाश में प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। कह रहे कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जितनी दूरी पर रहेगी समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला,
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। प्रतिबिंब, ध्यान देंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ज़्यादा तकलीफ होने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि जैसा नाम है वैसा डिफिनेशन है। एक बार आप लिखने की शैली मालूम होनी चाहिए कि कैसे लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, मालूम पड़ती है, ऐसा लग रहा है कि वहां से आ रही है, उसे इस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहला अंतर मेजर हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है जबकि आभासी वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। नोट ध्यान रखेंगे, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है। ये बातें दो चार बार हो चुकी है, याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक ऐसे टुकड़ा को रजित माने रंग कर के बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का भाग होता है। रजित करने के लिए सिल्वर यानी चांदी का उपयोग किया जाता है। जरूरी नहीं है चांदी, मतलब चांदी इतना सस्ता थोड़ी है। सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दो आप नाम सुनेंगे। तो क्या होता है रंगने में काम? जो ऐनक है उसके पीछे किससे रंगते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। कांच के इस टुकड़े के बाहरी सतह से रजित करने का अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े के अगर भीतरी सतह से रजित किया जाए तो उत्तल दर्पण बनता है। ध्यान देंगे, ये एक अवतल दर्पण है इसे बाहर की तरफ से रंगा गया है। ये उत्तल दर्पण है जो अंदर की तरफ से रंगा गया है। ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे पी से सूचित किया जाता है। यहाँ पी है और यहाँ भी पी है। वक्रता केंद्र। देखिए, गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस बिंदु या बिंदु सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। यहाँ पे मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, ऐसे एक अंदर बनता है एक बाहर बना था, इसका जो केंद्र होगा उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये हुआ प्रिंसिपल, यहाँ भी प्रिंसिपल मुख्य है और ये है प्रधान अक्ष। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में PC बराबर जो R है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। इसे थोड़ा सा इस चित्र को देखिए ना,
ये है P और ये है C। तो ये जो है इसी को बोलते हैं त्रिज्या, है ना, रेडियस। यहाँ से यहाँ जाइए, कहीं भी जाइएगा आपको त्रिज्या मालूम है। अगला जो पॉइंट है वो है प्रधान या मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के थ्रू से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा तो दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में P तथा C को मिलाने वाली रेखा PC मुख्य अक्ष है। ये जो P और C दिख रहा है ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब देखेंगे दर्पण। दर्पण या आईना एक प्रकार की प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल दर्पण होते हैं और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हो, हाँ, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अभी उत्तल दर्पण देखा जाए जिसका परावर्तक सतह जहाँ से परावर्तन होगा वो बाहर की तरफ उभरा होगा, वो होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा रहता है, तो क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ये आपको हो गया अवतल और ये क्या हो गया? उत्तल, है ना। अवतल दर्पण का फोकस। तो किसी अवतल दर्पण को फोकस उसके मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, से ही कहते हैं फोकस। ये देखिए ध्यान से इस चित्र को, और ये रहा एक अवतल दर्पण, है ना। यहाँ से ये प्रकाश की किरणें जा रही है और लौट के यहाँ पे जो टकरा के आ रही है, यहाँ ये प्रकाश किरण गई और यहाँ से लौट के यहाँ पे टकराई, यही है फोकस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चित्र चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उत्तल दर्पण के फोकस, है ना, उत्तल दर्पण के फोकस भी देख लीजिए। अरे किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष का वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस एफ से दर्पण पी के ध्रुव का दर्पण को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चित्र भी बना लीजिएगा। अब देखिए अवतल दर्पण बने प्रतिबिंब की स्थिति, ये हमारी वीडियो का मुख्य पार्ट का यही होगा। अभी तक आपने इस बात को रट के याद किया होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा एक शानदार ट्रिक हमारे द्वारा, देखेंगे ध्यान से। जब भी हम बताते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर बताते हैं। और ये ट्रिक आपकी, ये 6 स्थिति है, 1 2 3 4 5 6 स्थिति है। 5 स्थिति को एकदम याद करा देगा यहाँ तक। ये वाला आप एकदम आसान है क्योंकि एक अलग है ये वाला, बाकी सब एक जैसा है। पहले देख लीजिए, पहले उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस बात पे। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति याद रखना है आपको भाई। नाम, क्या नाम याद रखना है? FCI गोदाम। कौन गोदाम? FCI गोदाम। FCI नाम सुने होंगे FCI, और इसका उल्टा कर देना है ICF। ठीक, ध्यान से इस बात को देखिएगा कि F मतलब होता है फोकस, C मतलब वक्रता, I मतलब होता है इन्फिनिटी यानी अनंत। अगर कोई वस्तु फोकस पे रहेगा उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। पहला वाला को पहला से मिला देना है, ठीक है, और दूसरा वाला को दूसरा से। यानी कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, देखिए यहाँ पे सी पर, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? सी पर ही। पहला लिखे हैं फोकस पे होगी तो वक्रता केंद्र अनंत पर, यह है एफ पर, तो कहाँ बन रहा है? अनंत पर।
दो गो स्थिति क्लियर हो गया। और देखिए आगे, ये है अनंत, और अनंत पे रहेगी तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। ठीक, अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। यहाँ पे है ना अनंत, ये हो फोकस पर। तीन स्थिति हो गई और दो स्थितियां रह गई, इसे भी ध्यान से देख लिया जाए। जैसे फोकस और वक्रता केंद्र, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ से पहला मिलाएंगे, या तो वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या अनंत या वक्रता केंद्र के बीच ये स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अब एक स्थिति ये है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और इधर बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, इस तरह से ये 5 स्थितियां, इसे एक बार अपने से भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे, अगला पार्ट जो होगा ये चित्र, उसके बाद उत्तल दर्पण में स्थिति, इसको थोड़ा सा याद करेंगे, फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जय हिंद। बड़ी सी राह आ गया हो।